गुड इवनिंग बच्चों एवं प्यारे शिक्षक साथियों। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले बच्चों के इतिहास विषय में जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, उसमें एक इतिहास शिक्षक होने के नाते हम अपने छात्रों को एवं शिक्षक साथियों को उसका उत्तर यथासंभव देने का प्रयास किया हूँ। उससे पहले कुछ मुख्य बिंदुओं की चर्चा हम करना चाहेंगे कि कैसे इतिहास में हम 100% 100 में 100 अंक ला सकते हैं। बच्चों, इतिहास में वैज्ञानिक विधि से अगर आप उत्तर देते हैं, अगर पॉइंट्स में आपका आंसर होता है और टू दी पॉइंट होता है, तो आप 5 में 5 अंक ला सकते हैं और आप 100 में 100 अंक भी हासिल कर सकते हैं। तो हम अपने बच्चों से चाहेंगे कि अगर 2 अंक के प्रश्न हैं तो 4 पॉइंट्स आप दीजिए, 5 अंक के प्रश्न हैं तो आप 10 पॉइंट्स दीजिए, 4 अंक के हैं तो आप 8 पॉइंट्स दीजिए। अर्थात 1 पॉइंट्स हाफ मार्क्स का, और पॉइंट्स का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हैं और काफ़ी सारे विकल्प भी हैं। अब 30 प्रश्न हैं लघु उत्तरीय में, जिसमें 15 प्रश्न के उत्तर देने हैं। और मेरा यह प्रयास है कि छात्रों तक इन चीज़ों को हम पहुंचाएं कि किस तरह इतिहास आपकी सफलता का द्वार खोल सकता है। आप इतिहास विषय को नीरस न मान करके इसे आप एक रोचक विषय के रूप में लें। आज हम विभिन्न प्रश्नों की चर्चा करेंगे। मुख्यतः उसमें जो प्रश्न है, पहला प्रश्न अभिलेखों के महत्वों को बताना है। इसमें प्रश्न है अभिलेख के 2 महत्व बताने हैं। अभिलेख क्या है? किसी कठोर ताम्र पर, पत्थर पर शासक के द्वारा जो आदेश निर्गत किया जाता है, उसको उसमें अंकित किया जाता है। यह शासन के नियम भी हैं, शासक के नियम भी हैं, और उस समय शासक की जो नीति है, उस नीतियों की चर्चा भी इस अभिलेख के माध्यम से किया गया है। तो अभिलेख का महत्व बाद के शासकों के लिए भी है, इतिहास को जानने में भी यह मदद पहुंचाती है। अर्थात इतिहास को सिलसिलेवार ढंग से और सही ढंग से प्रामाणिक रूप से लिखने में अभिलेख महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। इसीलिए अभिलेख ताम्र पर भी होते हैं, पत्थर पर भी खुदे हुए होते हैं। अगर हम बृहत रूप में जाते हैं तो व्यापारिक जो संगठन हैं, वे भी अपने मूल्यों को अंकित करने के लिए अभिलेख पर उसकी चर्चा करते थे, उस पर अंकित करते थे। तो अभिलेख इतिहासकारों के लिए, इतिहास को समझने के लिए और लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर दूसरा प्रश्न है हड़प्पाकालीन सिंचाई की 2 व्यवस्थाओं की चर्चा करें। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। नाम अलग है लेकिन सभ्यता एक ही है। उस समय हड़प्पा काल में जो सिंचाई के प्रमुख साधन थे, वह नदी, कुआं, तालाब, इनके माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। कहीं कहीं यह भी प्रमाण मिला है कि नदियों के जल को संग्रह करके रखा जाता था, और जो खेती के प्रमाण मिले हैं, गेहूं, जौ, राई, मटर, ये सब फसलें
जो हमें अवशेष में प्राप्त हुए हैं, इससे यह जानकारी उपलब्ध होती है या जानकारी हमें मिलती है कि हड़प्पा कालीन सिंचाई व्यवस्था उत्तम थी और इन माध्यमों से कुओं से, तालाब से और नदियों के जल से बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। फिर है तीसरा प्रश्न, हड़प्पा कालीन प्राप्त विशाल स्नानागार की 2 विशेषताएं बताएं। हड़प्पा प्रसिद्ध है तो मोहनजोदड़ो की महत्वपूर्ण स्थल के रूप में हम जानते हैं। और मोहनजोदड़ो प्रसिद्ध क्यों है? तो वह अपने विशाल स्नानागार के कारण से प्रसिद्ध है। आखिर विशाल स्नानागार क्या था? विशाल स्नानागार तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के माध्यम से जाते थे। सार्वजनिक स्नानागार होता था, 10-10 कमरे बने हुए होते थे और उन कमरों से जल निकासी की व्यवस्था इतनी बेहतर थी कि प्रत्येक स्नानागार से, प्रत्येक कमरे से जल जो है नाली के माध्यम से निकलता था और एक कुआं होता था जिस कुएं से जल को विभिन्न कमरों में ले जाया जाता था। तो सार्वजनिक स्नानागार था, समुदाय के लोग आकर के स्नान करते थे, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। इसलिए जो अवशेष स्नानागार के मिले हैं और हड़प्पा विकसित सभ्यता में गिनी जाती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु किए गए 2 उपायों की चर्चा करें। धम्म क्या है? सभी धर्मों के जो सार तत्व थे, सभी धर्मों से निकली हुई जो अच्छी अच्छी बातें थी, वह अशोक का धम्म कहलाता है। धम्म बहुत ही महत्वपूर्ण इस रूप में भी था कि यह जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ। सरल, स्पष्ट और ग्राह्य, सुंदर नीतियाँ जो सभी के द्वारा ग्रहण किया जाता था, माना जाता था। अब इसके प्रचार प्रसार के जो उपाय थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति करना, धर्म प्रचारक की नियुक्ति करना। धर्म प्रचारक के माध्यम से धर्म की जो अच्छी अच्छी बातें थी, उन बातों को आम जनता तक पहुंचाया जाता था। विभिन्न यात्राओं के माध्यम से श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, इन सब देशों में भी इसको प्रचारित करने का काम किया गया विभिन्न राजदूतों के माध्यम से। विदेशी संबंध स्थापित करके भी धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। तो अशोक ने अपनी कूटनीति के द्वारा, अपनी राजनैतिक दूरदर्शिता के द्वारा, शासक वर्ग के द्वारा भी जनता तक धर्म के मुख्य बातों को, अनिवार्य तत्वों को पहुंचाने के कारण धर्म का प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से हुआ। इसमें एक प्रश्न है, महाभारत में वर्णित विवाह के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करें। उसमें 4 के नाम बताने को कहा गया है। तो महाभारत काल में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, ब्रह्म विवाह, पैशाच विवाह, ये 8 प्रकार के विवाह हैं। वैसे प्रश्न में 4 प्रकार की चर्चा की गई है। तो विवाह के प्रकार 8 प्रकार में सबसे सुंदर प्रकार ब्रह्म विवाह को माना गया है। यह सबसे सुंदर विवाह में इसकी गिनती होती है। तो महाभारत के काल में बच्चे इन 8 में से
किन्हीं 4 की चर्चा कर सकते हैं। अब कुछ आधुनिक भारत से भी प्रश्न लेते हैं। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण बताएं। 1857 के राजनीतिक विद्रोह आधुनिक भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। इस प्रश्न की थोड़ी हम विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे अपने बच्चों के बीच, फिर हम उसके राजनीतिक कारण की चर्चा करेंगे कि विद्रोह और क्रांति क्या है, क्या ये दोनों सेम है या इन दोनों में अंतर है। व्हाट यू मीन बाय रिवोल्ट, व्हाट यू मीन बाय रिवॉल्यूशन। क्रांति एक व्यापक रूप में, क्रांति को जब हम परिभाषित करते हैं तो इसमें बृहत क्षेत्र के बहुत सारे समुदायों को लेते हैं। इसमें स्थान विशेष की चर्चा नहीं होती है। और क्रांति ये एक स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है जिसमें मेन जो लक्ष्य होता है, द मेन एम इज टू चेंज द सिस्टम, नॉट टू चेंज द पर्सन। यह एक लंबी प्रक्रिया है जो बहुत वर्षों तक चलती है और इसका प्रभाव दूरगामी होता है। इसका इफेक्ट जो है वह लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। इसमें विभिन्न समुदाय के लोग शामिल होते हैं, बृहत क्षेत्र इसमें शामिल होता है, काफ़ी सारे कारण मौजूद होते हैं। किसी एक कारण के कारण क्रांति नहीं हो सकती है। तो क्रांति ये है। अब विद्रोह क्या है? यह तात्कालिक किसी मुद्दों को लेकर के, तात्कालिक किसी घटना को लेकर कुछ एक छोटे समुदाय के द्वारा कुछ स्थान विशेष पर रक्तपात, हिंसा जनित घटना घटित हो जाना, ये विद्रोह कहलाता है। इसका प्रभाव कम समयों तक होता है। इसका प्रभाव दूरगामी प्रभाव नहीं होता है। वहीं क्रांति अहिंसात्मक तरीकों से होती है और विद्रोह में हिंसा की संभावना रहती है और इसमें जान माल की क्षति अधिक होती है। अब हम अपने मूल प्रश्न पर आ जाएं। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण, इसमें मात्र 2 हम राजनीतिक कारण की चर्चा करेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यापकता का सिद्धांत, और विस्तारवादी नीति। लॉर्ड डलहौजी की विस्तारवादी नीति और व्यापकता सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। इसमें क्या है कि अंग्रेज़ों की जो साम्राज्यवादी नीति थी उसमें उसका मुख्य यह था कि जितने भी सूबे थे, जितने भी भारत के अंतर्गत जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना। व्यापारिक से अब राजनैतिक गतिविधियों के रूप में इसको लेना। बंगाल का क्षेत्र हो, बिहार का क्षेत्र हो, अन्य जितने भी जो राज्य थे, गुजरात का हो, सारे क्षेत्रों, राजस्थान का कुछ रीजन था, ये सब दिल्ली का पोर्शन था, वेस्टर्न यूपी था, मध्य प्रदेश का जो सौराष्ट्र, ये सारे जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों पर धीरे धीरे इनकी जो नीतियाँ थी वह विस्तार की थी। विस्तार, लॉर्ड डलहौजी की विस्तारवादी नीति। और व्यापकता सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अगर किसी शासक का उसके पास उसका संतान नहीं है तो उसे गोद लेने की मनाही थी, वह गोद नहीं ले सकता था। और जब तक राजा है, जब तक वह शासक है, तब तक वह अपने ज़मीन का, वह अपने राज्य का मालिक रह सकता है। तदुपरांत वह राज्य स्वतः ब्रिटिश के अधीन चला आता था। और हम देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई, आज 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसके मुख्य कारण में ये व्यापकता का सिद्धांत ये भी था। और इसमें आपका जितना भी जो रीजन था, इसकी कारणों में जब हम जाएंगे तो हम देखते हैं कि किस तरह से आपका मेरठ, झांसी, कानपुर, लखनऊ, फिर उसके बाद हम चले आते हैं उधर से आपका जो इधर का रीजन हो गया, आरा, बिहिया, भोजपुर का जो क्षेत्र हो गया, वीर कुंवर सिंह का जो हो गया। तो ये जितने भी थे आपको, चाहे आपके नाना साहब हों, बेगम हजरत महल हो, लक्ष्मीबाई हो, ये सभी कहीं ना कहीं अपनी जमींदारी
को सुरक्षित रखने के लिए और जो इनकी व्यवगत का था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति थी कि ये पुत्र न होने की स्थिति में राज्य स्वतः अंग्रेज़ों के अधीन चला जाता था, इस कारण ये हैं। तो बच्चे अगर इसके जो प्रश्न के उत्तर लिखेंगे उसमें 2 लिखेंगे, लॉर्ड डलहौजी की विस्तारवादी नीति पहला, दूसरा व्यवगत का सिद्धांत। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के मुख्य आदर्श क्या हैं? भारतीय संविधान के प्रस्तावना के मुख्य आदर्श में हम धर्मनिरपेक्षता एवं सभी के लिए समान नियम की चर्चा करते हैं। ये भारतीय संविधान के मुख्य आदर्श थे, धर्मनिरपेक्षता और सभी के लिए समान नियम की बात करना। प्रस्तावना में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वे ही इसके मुख्य आदर्श हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये जो शब्द हैं ये शब्द इसके मुख्य आदर्श हैं। वैसे छात्र जब भारतीय संविधान के प्रस्तावना के मुख्य आदर्श की चर्चा करेंगे तो उसमें धर्मनिरपेक्षता एवं सभी के लिए एक समान कानून की बात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं एवं पुनः अन्य जो प्रश्न बचे हैं लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, फिर वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं इन सब को 2 वीडियो के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। मेरा छात्रों से यह अनुरोध है कि आप जो भी प्रश्न इतिहास के आते हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ लें। पढ़ने के बाद जितने शब्दों की मांग की गई है उसी शब्दों के अनुरूप आप उसके उत्तर दें और पॉइंट्स में उत्तर दें और पॉइंट्स का रिपीटेशन न करें। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि छात्रों के द्वारा अशुद्धि ज़्यादा होती है शब्दों को लिखने में, इससे शिक्षकों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है मूल्यांकन के समय। इसीलिए जब हिंदी आप लिख रहे हैं तो शुद्ध लिखें, पॉइंट्स में लिखें, सिस्टमैटिक ढंग से लिखें, क्रोनोलॉजिकली ढंग से लिखें, वैज्ञानिक पद्धति से इसको लिखें और टू द पॉइंट्स आंसर दें। धन्यवाद।